युद्ध के फिलॉसफी को प्रोपेगेट नहीं किया। अब 1939 में जब 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, क्योंकि पोलैंड में अटैक कर दिया है हिटलर ने, और उससे पहले गांधी जी के जो 2 चिट्ठी की आपने बात किया पहले, वो चिट्ठी हिटलर तक पहुंचती नहीं है, और वहाँ पे हिटलर को माय डियर फ्रेंड करके एड्रेस किया था गांधी जी ने। अब इसके 3 पहलू हो सकते हैं इसको देखने के। अगर हम सिर्फ वो पार्ट पढ़ेंगे, माय डियर फ्रेंड हिटलर, तो किसी को भी ये लगेगा कि गांधी जी हिटलर में एक मित्र ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये ठीक उसी तरह का केस हो जाएगा जैसे जब विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर की जो लेटर होती है उसको अपॉलॉजी लेटर कह के बुलाते हैं, जो पिटिशन लिखते थे योर सिंसियरली, एंड दिस वाज सर्टन जेस्चर जो लोग एक्सप्रेस करते थे, ये उनके मन में नहीं भी होता था फिर भी वो दिखाना चाहते। और गांधी जी का जो अप्रोच था एटलीस्ट एक्सटर्नली, वो पूरी तरह से वो ये दिखाना चाहता है नॉन वायलेंस कैन, दिस वाज हिज प्रोपेगेंडा कि नॉन वायलेंस कैन विन द बैटल फॉर यू। और इसीलिए उन्होंने सरकास्टिक मोड में ये लेटर लिखा था, और कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि शायद हिटलर का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, उनको ये उम्मीद थी। अब मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि उनके मन में शायद यही बात चल रही थी कि हिटलर का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, अन्यथा ये लेटर लिखने का कोई पर्पस था ही नहीं। मैं थोड़ा सा कोट कर दूं उनके लेटर से, क्योंकि डियर फ्रेंड सिर्फ एक शुरुआत थी लेटर की, उसके आगे उन्होंने कुछ लाइनें मैं पढ़ता हूँ। इट इज क्वाइट क्लियर दैट यू आर टुडे द वन पर्सन इन द वर्ल्ड हु कैन प्रिवेंट अ वॉर, दिस ट्रू, व्हिच मे रिड्यूस ह्यूमैनिटी टू अ सैवेज स्टेट। ट्रू। Must you pay that price for an object, however worthy it may appear to you to be? कोई भी प्राइस हो वो ह्यूमन लाइफ से ज्यादा नहीं हो सकती, और इसलिए ये वॉर नहीं होनी चाहिए, यही बोला है गांधी जी ने। तो डियर फ्रेंड सिर्फ स्टार्टिंग में लिख दिया। इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट। हम बहुत लोगों को डियर लिखते हैं ईमेल में, लेकिन कोई हमारा प्रिय नहीं होता है। हाँ, तो उसके बाद एक और दूसरे लेटर से एक सब पढ़ दूं मैं। वी हैव नो डाउट दैट योर ब्रेवरी और डिवोशन टू योर फादरलैंड, नॉर डू वी बिलीव दैट यू आर द मॉन्स्टर डिस्क्राइब बाय योर ओपोनेंट्स। हम नहीं मानते कि तुम वो मॉन्स्टर हो जो ये गलत था। हाँ, ये शायद उस समय तक सारे इवेंट्स प्ले आउट इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। आई हैव सम वेरी स्ट्रांग ओपिनियंस अबाउट इट, आई विल स्पीक अबाउट इट। Okay, but your own writings and pronouncements leave no room for doubt that many of your acts are monstrous and unbecoming of human dignity. Yes. तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, हम ये तो नहीं कह रहे कि तुम मॉन्स्टर हो, जल्लाद हो, शैतान हो, लेकिन तुम्हारे कुछ कुछ काम ऐसे हैं जो कि हीनियस हैं, या जो कि घृणतापूर्ण हैं, अगर हिंदी में बोलें तो। मुझे नहीं लगता कि एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है जब वो हिटलर को वो लेटर लिख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इनफैक्ट लेटर को रोक दिया था ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उनके मन में ये थॉट था कि देयर इज अ आइडियोलॉजिकल शिफ्ट, और इसी वजह से शायद लेटर रोका गया, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं था उस लेटर को रोकने का। इट वाज अ लेटर फॉर अपील टू स्टॉप द वॉर। तो व्हाई शुड ब्रिटिश इवन बी बॉदर्ड, उनको बॉदरिंग क्यों करना चाहिए था वो लेटर को रोकने के लिए। सो हम ये नहीं बोल सकते कि वो चिट्ठी पहुंचने से हिटलर वुड हैव स्टॉप्ड, बिकॉज हिटलर ने स्टालिन को भी बिट्रे किया था। हिटलर इज नोन फॉर द बिट्रेयल्स। और पोलैंड में जो अटैक हुआ था वो भी सरप्राइज अटैक था। इट वाज नेवर एक्सपेक्टेड दैट ही विल अटैक द पोलैंड। इट वाज ठीक उसी तरह से जब गांधी जी ने ये 2 चिट्ठियां लिखी, उनके मन में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। कई बार आई एम समबडी जो गांधी जी के पॉलिसीज से अग्री नहीं करता, बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज है, लेकिन बीइंग अ वेरी स्केप्टिकल पर्सन, आई स्टिल कॉल माई सेल्फ रैशनलिस्ट। और मैं इस चिट्ठी को बिल्कुल एक ऐसा चिट्ठी नहीं देखता हूँ जो हमारा इंक्लिनेशन या भारत के स्वतंत्रता मूवमेंट का इंक्लिनेशन नाजिज्म की तरफ था। ये बस एक अटेम्प्ट था युद्ध को रोकने के लिए, हर कोई अपने तरफ से कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग एंगल ये आता है तरुण कि जब गांधी जी युद्ध को रोकने की बात कर रहे हैं, यहाँ के जो रिवोल्यूशनरीज हैं वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। और ये पूरे फेनोमेनन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि वो घात लगा के बैठे हुए थे कि कब ये वॉर में जाएंगे, कब हम म्यूटनी करेंगे और कब हम आज़ादी पाएंगे। तो जो अब यहाँ पे 2 आपको अलग अलग अप्रोच नजर आ रहे हैं, जो ये 2 अप्रोच है वो 1938 की कांग्रेस की मीटिंग में भी नजर आती है।
सो आई विल लीव इट टू यू कि आप उसको कैसे जोड़कर हमें समझाएं। जी, अब यहाँ पे जो कांग्रेस का जो स्टैंड था वॉर को लेकर के, पहला तो एक उनका क्लियर स्टैंड था, दे वर ऑल्सो एंटी वॉर, वो पुश नहीं कर रहे थे वॉर के लिए। लेकिन ये वो समय है, ये वो दौर है जब सबको पता होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रेजिग्नेशन भी होता है एंड ही इज़ नो मोर द प्रेसिडेंट। ये उसी दौर में ये सब कुछ चल रहा है, उनको बोला गया था रिजाइन करने के लिए। और क्यों बोला गया था, थोड़ा इसमें जाते हैं डेप्थ में। ये 1938-39 की ही बात, सब एक समय ये सब कुछ चल रहा है। और एक कारण ये था कि एक बहुत ही सीधी सी बात थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो विचार थे, जब उन्होंने एक पूरी यूनिट बना दी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा था और वो उन्होंने मार्च किया था एंड इट शोड मोर ऑफ अ मिलिट्री माइट विच गांधी वॉज कम्प्लीटली अपोज टू एंड अपॉल्ड कि ये क्या कर रहे हैं, ये कांग्रेस के बैनर के तहत ये सब जो वायलेंस दिखाने वाली चीज़ें ये क्यों उभर करके आ रही हैं। और दूसरी बात ये थी कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी थी उसका ग्राफ बहुत हाई था, इट वाज टू हाई। अब कई बार लोग ये बोलते हैं कि कांग्रेस हमेशा से ब्रिटिश की ही साइड पे थी, हमेशा से कांग्रेस वाज नेवर प्रो इंडिपेंडेंस। ये कहना गलत होगा, कांग्रेस बहुत बड़ी टेंट थी। ये वो दौर है जब गांधी बहुत बड़े लीडर हो चुके हैं। ये 1914-1915 की बात नहीं है जब गांधी नए नए आए हैं और जिन्ना से उनके बीच में टसल हो रहा है। ये वो दौर है जब गांधी एक बहुत ही स्टैब्लिश लीडर हो चुके हैं, उनको सुनने लाखों की संख्या, हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और उनकी बात को मान करके कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। उसके बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पॉपुलर वोट मिला था, ही हैड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। लेकिन ये जो उनकी एक्टिविटीज़ थी विच वॉज मोर इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स इंसाइटमेंट, रिवॉल्यूशन या फॉरवर्ड ब्लॉक का केस था, ये गांधी को पसंद नहीं आ रहा था। इसी और गांधी हमेशा से एक फेवरेटिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते थे। जब बाद में प्रधानमंत्री चुनने की भी बात आई थी, उस वक्त भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन वो नेहरू की तरफ अलाइन किए। अब चूंकि मैं नेहरू की बात उठाई है तो एक बात मैं और ऐड कर देना चाहूँगा। ये भी मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि हालांकि हमेशा ये नज़र आता है कि नेहरू एक दत्तक मानक पुत्र की तरह नज़र आते हैं गांधी के, लेकिन नेहरू और गांधी के बीच में बहुत सारे डिसएग्रीमेंट थे। जैसे नेहरू चाहते थे कि गांधी चाहते थे कि पूरे भारतवर्ष में स्लॉटर हाउसेस बंद कर दिए जाए, नेहरू वॉज अगेंस्ट इट। गांधी चाहते थे कि शराबबंदी हो, नेहरू वॉज अगेंस्ट इट। ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज थे डोमेस्टिक लेवल पे जो नेहरू और गांधी के बीच में डिसएग्रीमेंट के कारण थे और लीडिंग टू द गांधीज असैसिनेशन ऑल्सो। ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस थे जो आपको ये डाउट कास्ट करने के लिए मजबूर करेंगे कि किसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता गांधी की हत्या से। भाई ये अब हम कॉन्स्पिरेसी में चले गए थोड़ा सा।